रहते रहते फिर बसपा के कैडर हो गए और मानवर कांशीराम साहब के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुझे घूमने का, काम करने का मौका मिला और मानवर साहब के आदेश पर ही हम बिहार में और झारखंड में हमने काम किया और उनके आदेश पर ही दिल्ली, वाराणसी से दिल्ली, वाराणसी से लखनऊ, फिर 3 मंडल फैज़ाबाद मंडल, गोरखपुर मंडल और वाराणसी मंडल और साथ में चौथा मंडल इलाहाबाद। 4 मंडलों में मैंने जो है साइकिल यात्रा निकाला जो हर ज़िला मुख्यालयों पर गई। उसके बाद फिर जो है वाराणसी मंडल का साइकिल यात्रा निकाला गया। उस समय बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र एक मंडल में था। हम लोगों ने साइकिल यात्रा निकाल कर हर तहसील पर जाने का काम किए। फिर उसके बाद वाराणसी ज़िले का साइकिल यात्रा निकाला। उस समय चंदौली, भदोही, बनारस एक में था, 22 ब्लॉक था और 11 टाउन एरिया थी और जो है नगर महापालिका थी, नगर निगम था, 4 नगर पालिका थी, 3 सेटलमेंट नोटिफाइड एरिया थी। तो हर ब्लॉकों पर हम लोग साइकिल चला करके गए और एक वोट और एक नोट से शुरुआत किए और 1993 में सपा बसपा के अलायंस से सरकार बनी और 93 में हम चंदौली से चुनाव जीते और हमको मिनिस्टर बनाया गया उत्तर प्रदेश की सरकार में। सर उस पर तो आएंगे, पर उससे पहले आप बीएसपी के संस्थापक सदस्य थे, तो आप बीएसपी से कैसे जुड़े थे? छात्र जीवन से ही हम लोग उनके संपर्क में आ गए मानवर साहब के, तो उनका कैडर लिए, उनकी बात सुने और फिर जो है हम लोग बीएसपी के साथ जुड़ गए और बीएसपी का काम करने लगे। 6 साल तो मैं अपने गांव नहीं गया, अपने घर नहीं गया, बाहर रहा, पार्टी का काम करता रहा और वो सब बातें जब याद करना होता है तो तकलीफ़ होता है। इतना काम किया गया है कि अब वो जब आज बसपा की हम स्थिति देखते हैं और पहले की बसपा की स्थिति देखते हैं तो तकलीफ़ होता है बताने में। जब 93 की सरकार थी, आप जब चंदौली से विधायक चुने गए, उसके बाद आपने बीएसपी छोड़ दी, कारण क्या था बीएसपी छोड़ने का? को छोड़ने का ये कारण था, हमने छोड़ा नहीं। पहली बात तो यह है कि हमने छोड़ा नहीं बीएसपी, हमको बीएसपी ने निकाला। जब 1993 में सपा और बसपा के अलायंस से सरकार बनी तो 6 महीने बाद सरकार को बहन जी ने गिराने का निर्णय लिया कि मुलायम सिंह यादव जी की सरकार गिरा दिया जाए और उन्होंने सरकार गिरा भी दिया। बीच में माननीय मुलायम सिंह यादव जी मानवर कांशीराम साहब के यहाँ गए, मिले और कहे कि साहब सरकार मत गिराओ, आप ही मुख्यमंत्री बन जाओ। तो कांशीराम साहब ने कहा कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। तब उन्होंने कहा कि राज बहादुर और दीनानाथ भास्कर में से किसी एक को अगर आप मुख्यमंत्री बना देंगे तो मैं आपको बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार हूँ। यही बात हमारे लिए जहर साबित हुई बहन जी के निगाह में। फिर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री बनी और फिर 4 महीना 17 दिन सरकार रही और फिर अपनी सरकार को बहन जी ने ही गिरा दिया। और जब गिरा दिया तो हमको पहले इसलिए नहीं निकाला कि मेरे साथ 20-22 विधायक थे, गिरा देती, हमको हटा देती तो 20-22 विधायक हट जाते, तो भाजपा के सहयोग देने के बाद भी बहन जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकती थी। कांशीराम साहब ने बुलाकर मुझको कहा कि तुम्हारी एक दलित समाज की बेटी है, बहन है, और तुम उसको समर्थन नहीं दोगे? तो मैंने कहा क्यों नहीं दूंगा और उनका मैंने साथ दिया बहन जी का। लेकिन जब 4 महीना 17 दिन के बाद सरकार उन्होंने गिरा दिया तो 18वें दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर राज बहादुर को और मेरे को दोनों को पार्टी से निकाल दिया। सिर्फ इसलिए निकाल दिया कि अगर ये दोनों रहेंगे
तो अभी मुलायम सिंह यादव जी इनको मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। आगे अगर ये मेरे साथ रहेंगे तो और घातक सिद्ध होगा, इसलिए पार्टी से निकाल बाहर करो, और हमको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। बसपा के कैडर के कारण ही हम लोग अपने जनपदों में जो है एक तरह से दुश्मन बने, अगड़े समाज का दुश्मन बने। केवल बसपा के कैडर होने के नाते अगर बसपा ने 1585 का कैडर न दिया होता तो हम 1585 की बात जनता में न किए होते तो हम किसी का दुश्मन नहीं बनते। तो अब दुश्मनी करने वाले लोग भी गलतफहमी के शिकार हुए कि भास्कर ऐसा कर रहा है। भास्कर ऐसा नहीं कर रहा है, बसपा ने करवाया। तो जो बसपा के साथ जुड़े थे वो मजबूरन कैडर लिए थे तो वो कर रहे थे। तो बहन जी ने जानबूझ करके कि भास्कर की लीडरशिप आगे न बढ़ पावे, इसलिए हमको दल से निकाल दिया। जैसे आप बीएसपी से निकले उसके बाद आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी, तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का कारण क्या था आपका? देखिए, हमको लगा कि समान विचारधारा का संगठन है और थोड़ा बहुत एक दूसरे में अंतर था, इसलिए हमने सपा ज्वाइन किया। लेकिन सपा से मैं विधायक भी बना भदोही विधानसभा से, और दूसरी बार, और फिर हम मंत्री भी बने ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के, और बाद में 2004 से 2007 तक SC/ST कमीशन का मैं चेयरमैन बना। लेकिन यहाँ पर एक नेता के कारण हमको पार्टी छोड़ना पड़ा। वो कौन थे? नाम नहीं बता सकते हैं, लोग जानते हैं। लोग जानते हैं कि कौन आदमी है जिसके कारण भास्कर ने समाजवादी पार्टी छोड़ा। दूसरा कारण था कि जमींदारी उन्मूलन एक्ट है, राजस्व डिपार्टमेंट की एक धारा है, कानून है, उसमें यह व्यवस्था है कि दलित समाज की ज़मीन दलित समाज का ही आदमी खरीद सकता है, और दलित समाज का आदमी दलित समाज को ही अपनी ज़मीन बेच सकता है। और ऐसे में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने उस एक्ट में संशोधन कराना चाहती थी, और ये चाहती थी कि दलित की ज़मीन कोई खरीद ले, ऐसा कानून बना दिया जाए। इस पर नीरा यादव जो है चीफ सेक्रेटरी थी, हम चेयरमैन थे, और मैंने जो है नोटिस जारी किया और मैंने कहा कि कौन सा दलित संगठन ने यह मांग उठाया है, कौन से सांसद ने मांग उठाया है, कौन से जो है नेता ने यह मांग उठाया है कि आप ये संशोधन कर रहे हैं। वह संशोधन नहीं होने दिया। 23 MLA लेकर के चिट्ठी दिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, और मैंने यह कहा कि अगर यह कानून में संशोधन होगा तो हम लोग सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे, और सरकार को पीछे हटना पड़ा। ये दूसरा कारण था। तीसरा जो है, उनकी पार्टी के राम शरण दास जी जो है प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि संविधान को लिखने में बाबा साहब का कोई योगदान नहीं रहा है, और उन्होंने बयान दिया था और इस पर मैंने विरोध किया था कि कोई भी राज्य स्तरीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ये बयान कैसे दे सकता है। आज अखिलेश जी जो है बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो लेकर के और तस्वीर खिंचा रहे हैं और प्रेस में दे रहे हैं। उस समय इन लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध किया, तो इसलिए एक नाराज़गी वो थी। और अभी आप देखे होंगे कि अनुसूचित जाति को नौकरी और के प्रमोशन में आरक्षण का इन लोगों ने विरोध किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप प्रोग्रेस रिपोर्ट दीजिए, आप प्रोग्रेस रिपोर्ट दीजिए। इन लोगों की सरकार ने प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ फैसला दे दिया। विधायक जी, जैसे आपने जब समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी थी, फिर आपने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और फिर उसके बाद आपने दोबारा बीएसपी ज्वाइन करी थी, तो फिर दोबारा बीएसपी ज्वाइन करने का कारण क्या था आपका? मायावती जी ने ये बोला कि जो गलती हो गई सो हो गई, हम चाहते हैं कि अब से हमारे साथ आप रहिए, इसलिए हम बसपा ज्वाइन किए।
उन्होंने झारखंड का मुझे प्रभारी भी बनाया था और जोन कोऑर्डिनेटर भी हमको वाराणसी का बनाया था। तो पहले उन्होंने कहा कि भास्कर जी आपको 2012 का चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं, हम आपको एमपी का चुनाव लड़ाएंगे और आप हमारी मदद करिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। मैं 2012 का चुनाव नहीं लड़ा। जब लोकसभा लड़ाने की बात आई तो अपने लोगों में चर्चा उन्होंने किया कि भास्कर को ख़त्म करने के लिए मैंने पार्टी में लिया है। आने वाले दिनों में भास्कर को लोकसभा नहीं, लोकसभा की कुर्सी बहुत दूर है, उसको मैं टेबल भी नहीं दूंगी। और भास्कर अंदरूनी पार्टी में बात चल रही थी, अंदर बात हुई कीचड़ मेंबरों ने के बीच में, बहन जी ने ये बात कहा। इसकी खबर उनके ही कार्यालय के एक चपरासी ने मुझे बताया। उसका नाम नहीं बताऊंगा, अगर उसका नाम बताऊंगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। और वो आया मेरे पास भागे भागे, राज्य अतिथि गृह में मैं रुका था, और बोला कि भैया आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए, आपके प्रति बहन जी का रवैया ठीक नहीं है और ये आपको ख़त्म करेंगी, ऐसा उनका सोच है, आप अपनी व्यवस्था कर लो। तब मैं यहाँ आया और भदोही में 4-5 महीना घूम के लोगों से राय लिया और फिर एक मीटिंग मैंने घोसिया में किया था और वहाँ एक साथी का अपने जो है लान है, उसमें बैठ के हम लोगों ने बात किया कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। या तो हम रिजाइन दे दें राजनीति से, चल कर खेती बाड़ी किया जाए। अब धीरे धीरे उम्र भी बढ़ रही है, तो लोगों ने हौसला दिया कि नहीं आपको राजनीति करनी चाहिए और आप भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करिए। कौन लाया था आपको भारतीय जनता पार्टी में? लाने के लिए बहुत लोग हैं। स्थानीय स्तर पर जिलाध्यक्ष रहे, उस समय जिला प्रचारक रहे, विभाग प्रचारक रहे, प्रांत प्रचारक रहे, क्षेत्र प्रचारक रहे, यहाँ के संगठन मंत्री काशी क्षेत्र के रहे और लखनऊ में जो है प्रदेश के संगठन मंत्री रहे और उस समय प्रदेश प्रभारी जो है श्रद्धेय ओम माथुर साहब थे, वो रहे। रामलाल साहब राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे। उसके बाद जो है शिवप्रकाश जी जो है सह राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे। ये सब लोगों से मेरी मुलाकात हुई और सभी लोगों ने स्नेह दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया और उन्होंने कहा कि आप आइए, आपके साथ पार्टी खड़ी रहेगी। और ये सभी लोगों ने मुझे संरक्षण दिया, मेरे अनुरोध पर संरक्षण दिया और उन लोगों के कहने पर, उन लोगों के सानिध्य में मैं पार्टी की आज भी सेवा कर रहा हूँ। आप उरई से ही चुनाव लड़ना चाहते थे कि आपकी मंशा किसी और सीट की थी? नहीं, हम औराई से ही लड़ना चाहते थे। हालांकि औराई सीट भारतीय जनता पार्टी की है नहीं। ये औराई सीट में जो जातीय समीकरण है वो समाजवादी पार्टी का है। जैसे यहाँ अत्यधिक यादव है, अत्यधिक मुसलमान है ना, तो उसको अगर हम ध्यान देते हैं तो ये सपा की सीट बनती है। लेकिन हम लोगों ने 2015 से लेकर 2017 तक लगातार नॉन स्टॉप हम लोगों ने काम किया। जनता का स्नेह आशीर्वाद मिला और चुनाव जनता ने जिताया। और आज भी ये सीट बहुत टफ है। अगर थोड़ी से भी इस पर कमान ढीली कर दिया जाएगा तो नुकसान हो सकता है। लेकिन 5 साल विधायक मैं रहा, लेकिन दिल्ली में कभी नहीं गया। कारण? जाने का मौका ही नहीं मिला। मौका नहीं मिला या पार्टी ने आपको ऑफर नहीं किया? नहीं, पार्टी से क्या मतलब है। दिल्ली तो लोग घूमने भी जाते हैं, नेताओं से मिलने भी जाते हैं, हेलो हाय करने जाते हैं। तो हम लोग नेता की इच्छा होती है कि दिल्ली जाया जाए, दिल्ली के नेताओं से मिला जाए, दिल्ली के नेताओं से मिला जाए, उत्तराखंड घूमा जाए, गोवा घूमा जाए, कन्याकुमारी घूमा जाए, जरा देवी देवताओं का भी दर्शन किया जाए। लेकिन ये मेरे भाग्य में नहीं था और हमारे पास समय ही नहीं मिला कि मैं जा सकूं। अब पार्टी ने जहां भेजा, चाहे गाजीपुर, बलिया, प्रतापगढ़, अमेठी, जौनपुर, जो है चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जहाँ जहाँ भेजती है वहाँ मैं जाता हूँ।
थोड़े दिनों पहले विधायक जी आपका एक पोस्ट आया था फेसबुक पे जिसमें आप कह रहे थे कि पार्टी में मुझे इज्जत नहीं मिल रही है, सम्मान नहीं मिल रहा है। नहीं, ये बात मैंने जी, आपका फेसबुक पे पोस्ट है सर। नहीं, मैंने ये बात नहीं लिखा है। आप शाब्दिक बात नहीं कह रहे हैं। क्या था वो? मैंने ये कहा था कि पार्टी समरसता लाने के लिए जिस तरह का सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर करती है, वो वैसे ही जिला स्तर पर भी होना चाहिए, जो नहीं होता है। उसके बाद खबर भी आई थी कि आपने जैसे ही फेसबुक पे पोस्ट करा तो उसके बाद आपने अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए थे, कारण क्या था? नहीं, यहाँ तो भाजपा में जब भी मीटिंग होती तो पहले फ़ोन ही ऑफ कराया जाता है। यहाँ लगातार मीटिंग चलती रहती है, लगातार मोबाइल ऑफ रहता है। तो ये तो कहिए कि पार्टी के नेताओं को मालूम है कि जब मीटिंग चलती है तो यहाँ मोबाइल ऑफ करा दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी कारण से मोबाइल मैंने बंद किया, मीटिंगों में ऑफ रहता है फिर ऑन हो जाता है। कुछ दिनों पहले आपने धरना दिया और धरने में बोला कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, तो नहीं, धरना क्या था उसके पीछे कारण? धरना नहीं दिया, मैंने बयान दिया था कि जब देश एक था पाकिस्तान और भारत, हिंदुस्तान का हिस्सा पाकिस्तान था, तो जब देश का बंटवारा हुआ, लाखों लाख लोगों ने कुर्बानियाँ दिया, हत्याएं किया गया, लोगों का घर उजाड़ा गया, बहुओं के साथ, बच्चियों के साथ, औरतों के साथ दुर्घटनाएं घटी पाकिस्तान के अंदर। और जब पाकिस्तान अपना अलग मुल्क बना लिया, जिन्ना साहब ने बना लिया, और तो हिंदुस्तान बचा, तो हिंदुस्तान बचा तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। वो तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जो देश बंटवारा हुआ और लाखों लाखों महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं हुई। आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना किस चीज़ को सोच के कर रहे हैं? हमारी आबादी ज़्यादा है। जो मुसलमान भाई थे वो पाकिस्तान गए, जो मुसलमान भाई यहाँ बचे हैं तो ये तो यहीं के खून खानदान के हैं, ये कोई बाहर से तो आए नहीं हैं, ये तो यहीं के खून खानदान के हैं। तो जो हैं उनका सम्मान है, लेकिन हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और इसलिए मैंने जिस दिन तिरंगा यात्रा का समापन था उस दिन मैंने ये बयान जारी किया था कि देश को ज़रूरत है और देश डिमांड कर रहा है। डिमांड कर रहा तो डिमांड की पूर्ति किया जाना चाहिए और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ। अभी थोड़े दिनों पहले लखनऊ में रैली हुई और निषाद पार्टी जो थे थोड़े दिनों पहले भी रैली हुई लखनऊ में और निषाद पार्टी जो है, निषाद पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो बोल रहे थे कि हमें रिजर्वेशन चाहिए और रिजर्वेशन पे जो है अमित शाह जी ने कोई बयान नहीं दिया। तो ये कहना है निषाद समाज का कि हमारी पार्टी में इज़्ज़त नहीं है। तो जब निषाद पार्टी की समाज में इज़्ज़त नहीं है और थोड़े दिनों पहले आपका भी फेसबुक पोस्ट कुछ इसी से रिलेटेड था, तो कैसे देखते हैं फिर इस घटना को? देखिए, संजय निषाद जी का कोई बयान नहीं आया है। संजय निषाद जी की पार्टी से किसी कार्यकर्ता का बयान आया होगा, लेकिन चूँकि हम लोग भी अखबार पढ़ते हैं, टीवी भी देखते हैं, रात बिरात मौका मिलता है तो देखते हैं, तो उनका बयान ये नहीं आया कि नहीं जो है हमारी इज्जत नहीं है। पहली बात तो वो पार्टी में है नहीं, वो गठबंधन किए हैं हमसे और उनकी एक डिमांड है कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं भी समर्थन करता हूं कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन जा नहीं सकता। तो अगर ओबीसी की किसी जाति को शेड्यूल कास्ट में लाया जाता है तो उसका मैं वेलकम करता हूं। क्यों वेलकम करता हूं? उसका दो कारण है। पहले तो हमारा अनुसूचित जात का संख्या बढ़ेगा, अनुसूचित जात का संख्या बढ़ेगा। जहाँ हम 22% है वहाँ 23 हो जाएंगे, 22.5 हो जाएंगे। तो हमारा संख्या बढ़ा, परिवार बढ़ता है तो लोगों को खुशी होती है, हमारा भी परिवार बढ़ा है। लेकिन पिछड़ी जात का जो उनको आरक्षण वहाँ मिलता था वो काट के शेड्यूल कास्ट में जोड़ा जाए, तब उन्हें आरक्षण दिया जाए।
ऐसा नहीं है कि एक जगह छोड़ के आओ और यहाँ आ जाए। तो यहाँ तो एक रोटी है, तो 22 टुकड़ा तो ऑलरेडी हो रहा है। अगर वहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो 23 टुकड़ा लगाना पड़ेगा। तो उनको कौन सा लाभ हुआ? उनको आने से भी तो उस समाज को कोई लाभ नहीं होगा। वो आवे वहाँ से तो वहाँ का रिजर्वेशन का हिस्सा यहाँ शामिल किया जाए संविधान में संशोधन करके। और पार्टी ने इसलिए इस पर अभी कोई कमेंट नहीं दिया कि ये पार्लियामेंट का मामला है, ये आम राय बनाना पड़ेगा, आम सहमति बनाना पड़ेगा। और जब तक देश आम राय नहीं बनाएगा तो एक व्यक्ति का ये मामला नहीं है कि उस पर हाँ या ना कह देंगे। विधायक जी, एक सवाल मैं हर नेता से ये पूछता हूँ कि जैसे कि आप औरई से विधायक हैं, तो आपने जो विकास करा वो करा। अब आने वाले चुनाव में अगर आप मान के चले दोबारा जीतते हैं, औरई से जीतते हैं या किसी और विधानसभा सीट से जीतते हैं, तो आप अगर औरई से जीतते हैं तो आप औरई में क्या चाहते हैं कि वो मेरे औरई में ये विकास होना चाहिए जो किसी विधानसभा में ना हो, मेरा औरई अच्छा दिखे? देखिए, मेरा औरई अच्छा दिखने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो जयपुर और दिल्ली से होते हुए और कानपुर से होते हुए इलाहाबाद और बनारस से कलकत्ता तक जो इन्होंने हाईवे दिया है, ये इतिहास में याद किया जाएगा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को। और 10, 20, 50, 100 पीढ़ी जो आती रहेगी वो याद करती रहेगी यह रोड देख करके। रात में हम लोग चलते हैं तो लगता ही नहीं कि हम भदोही में चल रहे हैं, लगता है कि हम किसी और देश में घूम रहे हैं। तो ये हृदय रोड है हमारे लिए। हमारा इस रोड के दक्षिण और उत्तर दोनों विधानसभा है, सबसे ज़्यादा लाभ हमको मिल रहा है। यह औराई का सौभाग्य है और देश के प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ। और साथ में जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, हमारी सरकार में औराई में ट्रामा सेंटर नहीं था, हमने बनवा दिया। पशु चिकित्सालय की बिल्डिंग नहीं थी, मैंने बनवा दिया। आपका खमरिया में पशु चिकित्सालय बना, लक्ष्मणा में पशु चिकित्सालय बना। मैं ITI यहाँ बनवा रहा हूँ। पॉलिटेक्निक ऑलरेडी हमारे पास है, लड़कियों का इंटर कॉलेज है, लड़कियों का डिग्री कॉलेज है। यहाँ सारी सुविधाएं से हम लोग लैस हैं। और रोडों से संबंधित जितना काम था तो वो सारी रोडें हम लोगों ने बनवा डाला है। और जो पहले से बनी हुई रोड थी उसका हम लोगों ने मरम्मत करा डाला है। 1.5 करोड़ का एक जो है कटेबना में, एक पूरे मुड़िया, एक बढ़ौना, एक जोगीपुर, एक गिद्धबड़गांव, एक परानापुर और एक जो है नवड़िया रोड पर और एक जो है उदयकरणपुर में। इतना खाली पुल का निर्माण हो रहा है। 1.5 करोड़ के नीचे का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, सब उसके ऊपर का है। तो जितनी काम किया जा सकता है विकास के नाम पर वो किया जा रहा है। और विधायकों का शेष काम चाहे आवास का है, चाहे शौचालय का है, चाहे आंगनबाड़ी का है, चाहे जो है पंचायत भवन का है, चाहे विद्युतीकरण का काम है, सब हमारी सरकार करा रही है। तो इसमें विधायक के ऊपर ज़्यादा बल ही नहीं है। तो हम नहीं समझते हैं कि कहीं से कोई जनता का व्यक्ति आरोप लगा सकता है कि नहीं फला काम नहीं हुआ है। विधायक जी, मैं भदोही ज़िले में पिछले 2-3 दिन से घूम रहा हूँ और यहाँ पे जो मोटी किसानों की समस्या है वह क्रय केंद्र को लेकर है। क्रय केंद्र जो है सुचारू रूप से चल नहीं रहे हैं। और दूसरी समस्या जो किसानों की यहाँ पे सबसे बड़ी है कि यहाँ पे जो आवारा पशु हैं वो काफ़ी फसल ख़राब कर रहे हैं। देखिए, आवारा पशु तो समाजवादी पार्टी की देन है। कैसे? सबसे ज़्यादा जानवर जो है समाजवादी पार्टी वाले रखते हैं। वो जो है जो बछिया होती है रख लेते हैं, जो बछवा पैदा होता है उसको छोड़ देते हैं, जो पड़िया पैदा होती है उसे रख लेते हैं, जो पड़वा है उसको छोड़ देते हैं दूसरे का खेत चरने के लिए। तो सबसे ज़्यादा तो सपा वाले दोषी हैं। एकरे बावजूद भी कान्हा गौशाला हमारे यहाँ बन रहा है, पिपरिस में बन रहा है, 1.5 करोड़ का बन रहा है। और उदयकरणपुर हमारी विधानसभा में आता है, वहाँ भी मैं 4 दीवारी दिलवा रहा हूँ, वहाँ भी बन रहा है। और जितने जानवर हैं हम लोग जो है यहाँ ब्लॉक पर जो है एक एरिया, बड़ी एरिया है, उसमें हम लोग जानवरों को रख रहे हैं। मेल को अलग रख रहे हैं, फीमेल को अलग रख रहे हैं ताकि आपस में लड़ने ना पाएं, चोट न खाने पाए। और इसके अलावा सरकार जो है गांव-गांव में पंचायत स्तर पर जो है गौशाला बनवाई है और गांव स्तर पर हम उसको ले जा रहे हैं। यहाँ तक कि हम जो लोग बेरोज़गार हैं
उनको हम जानवर का पैसा खिलाने का दे रहे हैं और जानवर को टैग करके उनको दे रहे हैं कि आप इतने जानवरों को रखिए, हम इतना रुपया आपको देंगे। तो बहुत हद तक हम लोगों ने इस पे सफलता पाई है। कुछ जानवर बच गए हैं जिसमें मैं किसानों से आग्रह करूंगा कि उसको पकड़वा कर ब्लॉक के अंदर जो गौशाला बना है वहाँ भेजवाएं, जिससे कि उनकी भी समस्या ख़त्म होगी और हम लोगों की भी समस्या ख़त्म होगी। तो जानवरों के बारे में हमारी सरकार चिंतित है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी चिंतित है, उस पर काम भी बड़े पैमाने पर उन्होंने किया है। रहा क्रय केंद्र का सवाल, जहाँ जहाँ हमारे किसानों ने कहा है कि सर विधायक जी यहाँ पर भी क्रय केंद्र खुलना चाहिए, वहाँ वहाँ हमने क्रय केंद्र खुलवाया है। अगर अभी कोई कहता है कि फला अमुक जगह क्रय केंद्र खुलवा दिया जाए तो मैं खुलवाने के लिए तैयार हूँ। हमारे पास सूचना तो आनी चाहिए। ये किसानों की समस्या ये है कि फसल जो है वो डायरेक्ट जो छोटे किसान हैं, क्योंकि अब यहाँ देखिए भदोही में ज़्यादा कोई बड़ा किसान नहीं है, ज़्यादातर छोटे किसान हैं। तो जो छोटे किसान हैं वो छोटे किसान पहले अपनी फसल जो है वो डायरेक्ट क्रय केंद्र में बेच नहीं पा रहे हैं। कोई व्यापारी होता है या कोई व्यापारी उनसे फसल खरीदता है, फिर उसके बाद वो किसी बिजनेसमैन को देता है, फिर वो जाके क्रय केंद्र में बेच रहा है। नहीं है, अब तो ये व्यवस्था ख़त्म हो गई ना। अब आपको जो है बिक्री करने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। मैंने कल खुद अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। रजिस्ट्रेशन करा के ले जाएंगे एसडीएम के यहाँ, वो तस्दीक करेगा, ठीक, और वो प्रमाणित करेगा, सत्यापित। अब फिर हम ले जाएंगे क्रय केंद्र पर, तो वहाँ का इंचार्ज जो है हमको डेट देगा कि अमुक डेट को आप अपना अनाज लाइए, तो हम उस डेट को अनाज ले जाकर बेचते हैं। अब तो कोई व्यापारी बेच ही नहीं सकता, यही तो तकलीफ है। जो लोग बिचौलिया थे, जो माल खाते थे, बिहार यहाँ नज़दीक है, बिहार से सस्ते दर पर धान लाते थे और उसको क्रय केंद्र पर महंगा बेच देते थे। लाए माल जो है 14 रुपया में, अब बेच रहे हैं 19 रुपया 40 पैसा में। इस पर सरकार ने रोक लगा दिया, कह दिया कि एक भी किसान का अनाज बिना सत्यापन के नहीं बेच सकता है, ताकि जो बिचौलिया थे उनकी कहानी ख़त्म हो गई। हाँ, अगर कोई भी, हम लोग देखिए 24 घंटा अपने विधानसभा में रहते हैं, कहीं बाहर नहीं रहते हैं, कहीं न कहीं प्रोग्राम में रहते हैं, और लोग हम लोगों से सीधा जुड़े हैं। हमारी कार्यकर्ताओं की टीम है, बूथ स्तर पर सदस्य अध्यक्ष हैं, सेक्टर स्तर पर शक्ति केंद्र कहा जाता है, उसका हमारी कमेटी है, मंडल स्तर पर 100 बूथ पर एक मंडल बना हुआ है, वो कमेटी है, विधानसभा की कमेटी है, जिला की कमेटी है, और तमाम हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, और जो है प्रधान हैं। हम लोगों से सीधा जुड़े हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो हम खुद हैंडल करते हैं। इस बार आप यूपी में माहौल क्या देख रहे हैं विधायक जी? 300 के पार रहेंगे। समाजवादी ने 400 प्लस बोला है। वो उनको 403 का बताइए कि 403 वो जीत रहे हैं। हाँ, हम सब लोग हार रहे हैं, वही खाली जीत रहे हैं। ये दाल आटा का पता चल जाएगा। ऊँट जब पहाड़ पर चढ़ता है तब उसका बलबलाना निकलता है। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में नया नारा दिया, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। तो आपको क्या लगता है कितने उपयोगी हैं मुख्यमंत्री जी? 120% उपयोगी हैं। 120% उपयोगी हैं। न मोदी जैसा दुनिया में कोई नेता है और न योगी जैसा देश में कोई नेता है, न उनके जैसा कोई मुख्यमंत्री है जो लगातार जो है 24 घंटा में 16 घंटा चलता हो। ये इतिहास गवाह है कि जितने भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, सबसे ज़्यादा चलने वाला हमारा मुख्यमंत्री कोई है तो योगी बाबा है। रात को रात, दिन को दिन नहीं समझते हैं, लगातार चलते हैं, जड़ी बूटी खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं और दिन भर रात भर समाज का सेवा कर रहे हैं। इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा आम जनता में है वो है महंगाई, कि महंगाई पे कंट्रोल नहीं है आपकी सरकार का। अरे डीजल पेट्रोल महंगा था, उसको सरकार ने कम कर दिया है। उसके बाद कड़ुआ तेल है, तो कड़ुआ तेल जो है महंगा ज़रूर है, मैं मानता हूँ, लेकिन बिना पैसा का आवास चाहिए, बिना पैसा का बिजली चाहिए,
बिना पैसा के विद्युतीकरण चाहिए, बिना पैसा के जो है शौचालय चाहिए, किसान सम्मान निधि चाहिए, बिना पैसा का जो है आपका जो है ये गैस कनेक्शन चाहिए, बिना पैसा का जो है पंचायत भवन चाहिए। हर काम तो बिना पैसा का हो रहा है। तो देश चलाने के लिए तो कुछ तो रहेगा। और हुआ यह है कि देश की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। जो घर में खेत है उसका बंटवारा होता जा रहा है। तो जो सरसों बोना चाहिए, तेलहन कोई बो नहीं रहा है, सब गेहूं चावल लगा रहा है। तेलहन कोई नहीं बो रहा, दलहन कोई नहीं बो रहा है। सरकार चिल्ला रही है कि सरसों बो, तीसी बो, नहीं बो रहे हैं। तो जब खेत आबादी बढ़ेगी, खेत कम होगा, तेलहन नहीं बोया जाएगा तो तेल का दाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसको कौन रोक पाएगा? दलहन का दाम बढ़ेगा, कौन रोक पाएगा? पहले तेलहन बोने की ज़रूरत है, आपको जो है दलहन बोने की ज़रूरत है, तब उसका दाम गिर सकता है। लेकिन जो है कोई बोने के लिए तैयार नहीं है। तो पर किसानों का इन पे ये जवाब होता है कि हमें जहाँ ज़्यादा मुनाफा होगा हम वही तो फसल उगाएंगे। देखिए, अगर हम सरसों बोते हैं तो सरसों से क्या है कि तेल भी निकल आएगा, और सरसों इतना महंगा है कि सरसों बेच करके आप गेहूं भी खरीद सकते हैं। इसीलिए हमारी मांग है कि आबादी को कंट्रोल करने के लिए, अगर देश की आबादी कंट्रोल नहीं किया गया तो तेल क्या गेहूं भी महंगा हो जाएगा, सरसों जो है चावल भी महंगा हो जाएगा, और भी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, खेत खत्म होते जा रहे हैं। सुन लीजिए, इसलिए देश में आबादी कंट्रोल करने के लिए कानून बनाने की ज़रूरत है। और जो एक समाज को एक औरत रखने का अधिकार है, एक औरत से शादी करने का अधिकार है, और जो है एक समाज को जो है 5 बियाह करने का अधिकार है। तो या तो सबको 5 बियाह करने का अधिकार दिया जाए कानून बना के, या नहीं तो सबको 1 बियाह करने का अधिकार दिया जाए। आबादी कंट्रोल करो। आबादी कंट्रोल नहीं होगा तो फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा। अभी एक सरकारी विभाग का डाटा आया था, उस विभाग में ये था कि इस बार 2021-22 में अब तक जो जनगणना है वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी है। मतलब जो जनगणना बढ़ने का पेस है वो पेस स्लो हो चुका है। तो और आप ये कह रहे हैं कि जनगणना लगातार बढ़ रही है, तो ये तो विरोधाभास है विधायक जी। नहीं, बिल्कुल बढ़ रही है। अभी जो जनगणना पिछले वर्ष हुई है वो आ जाए। अभी तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही हमारा जो है विकास कार्य हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार हो रहा है। अभी 2021 की जनगणना सामने आए तो पता चले, अभी तो लिख ही नहीं हुआ। तो कैसे कोई जो है संस्था ये दे सकती है कि आबादी घटने का बढ़ने का रेशियो वो नहीं है जो पहले था। हाँ, यहाँ तो लोग जो है छक्का मार रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आबादी घट रही है। आखिरी सवाल, आप क्या कहना चाहते हैं औरई की जनता से? औरई की जनता से कहना चाहता हूँ कि इस देश के भ्रष्टाचार को हमारी सरकार ने रोका है, देश के विकास की पहिया को चरम सीमा पर पहुँचाया है, और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी को अभी 10 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने की ज़रूरत है, और यहाँ का भ्रष्टाचार रोक दो, अपने आप देश का विकास हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ औरई के विधायक जी। ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ बने रहिए। म्यूटेड वॉक्स को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए। धन्यवाद।